प्रोजेक्ट 15B क्या है, पहले इसके बारे में हम कुछ जान लें। प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इनमें से पहला INS विशाखापट्टनम पिछले साल नवंबर में कमीशन हुआ। दूसरा युद्धपोत INS मोरमुगो रविवार आज 18 दिसंबर 2022 को नौसेना का हिस्सा बनेगा। प्रोजेक्ट 15B के तहत समुद्र को दुश्मन की करवा बनाने वाले डिस्ट्रॉयर्स में आज हमारे को सेकंड नंबर का डिस्ट्रॉयर मिल गया है, INS मोरमुगाओ, जो भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B के तहत दूसरा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। 163 लंबे और 17 मीटर चौड़े INS मोरमुगाओ की अधिकतम रफ्तार 30 नॉट्स है। 7,400 टन वजनी INS मोरमुगाओ का करीब 75% हिस्सा स्वदेशी है। प्रोजेक्ट 15B के चारों जहाज़ों के नाम देश के 4 कोनों में मौजूद शहरों के नाम पर रखे गए हैं। सभी को नेवी के ही वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है। समुद्र में दुश्मन की कब्रवा बनाने की क्षमता रखने वाले ये जहाज़ मझगांव डॉक्स बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा बना रहे हैं। इन सभी में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल, टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स और सुपर रैपिड गन माउंट लगे हैं। प्रोजेक्ट 15B के डिस्ट्रॉयर्स हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएंगे। प्रोजेक्ट 15A की खास बात ये रहेगी, प्रमुख रूसी सिस्टम्स को स्वदेशी सिस्टम से बदला गया है। इन्हें कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट 15B नेवी के स्वदेशी डिस्ट्रॉयर्स तैयार करने की अगली कड़ी है। प्रोजेक्ट 15B के तहत बने जहाज विशाखापट्टनम क्लास में आते हैं। इस प्रोजेक्ट के हर जहाज को 4 गैस टरबाइन से चलाया जाता है। दोनों प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले डिस्ट्रॉयर का हल डिज़ाइन एक जैसा है। विशाखापट्टनम क्लास यानी प्रोजेक्ट 15B के डिस्ट्रॉयर की प्रमुख तोपें 127 मिलीमीटर की हैं, जबकि कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A में 76 मिलीमीटर की तोप लगी है। प्रोजेक्ट 15B के डिस्ट्रॉयर्स का मास्ट बदला गया है, जिसमें पूरा कंट्रोल सिस्टम लगा है जो क्रू को न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल युद्ध की स्थिति में ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। प्रोजेक्ट 15A के मुकाबले 15B के डिस्ट्रॉयर्स को डिटेक्ट कर पाना और मुश्किल है। नए डिस्ट्रॉयर्स का पेंट रडार अब्जॉर्बेंट है। इसके प्रोपेलर्स कम शोर करते हैं। उम्मीद है कि 2024 तक हमारे को दोनों जो बचे हुए 2 डिस्ट्रॉयर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। INS पारादीप और INS पोरबंदर पर भी काम चल रहा है। प्रोजेक्ट 15B के हर स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर की लंबाई 163 मीटर है, बीम 17.4 मीटर का है। ये डिस्ट्रॉयर अपने साथ 2 मल्टीपल रोल हेलीकॉप्टर कैरी कर सकते हैं। इनका डिज़ाइन ऐसा है कि आसानी से रडार की पकड़ में ही नहीं आते। इनमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम और सेंसर्स लगे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये जहाज़ तकनीकी रूप से सबसे एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में शामिल है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला 188 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में भारत के लिए चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल और कुलदीप यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया। सीरीज का दूसरा मैच 22 दिसंबर से शुरू होगा। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 404 रन का स्कोर बनाया। पुजारा ने 90, श्रेयस अय्यर ने 86 और रविचंद्रन अश्विन ने 58 रन बनाकर आउट हुए। पंत और कुलदीप ने भी अच्छा योगदान किया। बांग्लादेश के लिए तैजुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज ने 4-4 विकेट लिए। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 150 रन ही बना पाई। मुशफिकुर रहीम ने सबसे ज़्यादा 28 और मेहदी हसन ने 25 रन बनाए। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 5 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में शुभमन गिल के 110 और चेतेश्वर पुजारा के 102 रन की बदौलत भारत ने 2 विकेटों पर 258 रन बनाए। पुजारा के शतक के साथ ही कप्तान राहुल ने पारी घोषित कर दी। दूसरी पारी में बांग्लादेश के खालिद अहमद और मेहदी हसन ने एक एक विकेट लिया। भारत ने कुल 512 रन की बढ़त के साथ दूसरी पारी घोषित की और जीत के लिए बांग्लादेश के सामने 513 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 324 रन ही बना पाई और 188 रन के अंतर से यह मैच हार गई। बांग्लादेश के लिए जाकिर हसन ने शतक लगाया, साकिब ने 84 और सांतो ने 67 रन बनाए। भारत के लिए अक्षर पटेल ने 4 और कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। इसमें एक चीज़ का ये देखने का है कि कम से कम हम टेस्ट मैच में तो आगे आ रहे हैं, पर नहीं तो पहले वनडे मैच में हम बांग्लादेश से हार गए थे। पर इसमें जो है कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दूसरे भी मैच में हम शायद से जीतें और सीरीज़ को अपने भारत के नाम करा दें। ईरान की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस में शुमार तारा नेह अली दुस्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार यानी 17 दिसंबर को ईरान के अधिकारियों ने तारा नेह
अली दुस्ती को देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बारे में झूठ फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी सरकारी मीडिया ने दी है। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्कर विनिंग फिल्म द सेल्समैन की एक्ट्रेस तारा ने अली दुस्ती ने एक हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से किए गए अपराधों के लिए हाल में मौत की सजा पाने वाले शख्स को था। तारा ने अली दोस्ती के अलावा ईरान की न्यायिक संस्थाओं ने कई और सेलिब्रिटीज़ को भी भड़काऊ चीज़ें पोस्ट करने के आरोप में समन भेजा है। इनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। अली दोस्ती को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्हें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो पोस्ट किया था उसके दावे को सच साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाई। हंगरी, रोमानिया, जॉर्जिया और अज़रबैजान के नेताओं ने शनिवार को एक अंडर सी बिजली कनेक्टर पर एक समझौते को अंतिम रूप दिया है, जो यूक्रेन में युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति में कमी के बीच यूरोपीय संघ के लिए एक नया शक्ति स्रोत बन सकता है। समझौते में काला सागर के नीचे एक केबल चल रही है जो अज़रबैजान को जॉर्जिया और रोमानिया के माध्यम से हंगरी से जोड़ेगी। सौदा हंगरी के रूप में आता है, जिसने यूक्रेन में अपने युद्ध के लिए रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के खिलाफ भारी पैरवी की है। जीवाश्म ईंधन के लिए अतिरिक्त स्रोतों की मांग है ताकि रूसी तेल और गैस पर भारी निर्भरता कम हो सके। अज़रबैजान अपतटीय पवन फार्मों से यूरोप को जॉर्जिया, काला सागर के नीचे केबल और फिर रोमानिया और हंगरी के माध्यम से बिजली निर्यात करने की योजना बना रहा है। भारत चीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। 16 दिसंबर 2022 की भविष्यवाणी की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक इसका अपना कोयला उत्पादन 1 बिलियन टन को पार कर जाएगा। साथ ही भारत की कोयले की खपत 2007 के बाद से 6% की वार्षिक वृद्धि दर से दोगुनी हो गई है। यह वैश्विक कोयले की मांग का विकास इंजन बने रहने के लिए तैयार है। कोल 2022 से 25 के लिए विश्लेषण और पूर्वानुमान जोड़ा गया है। वैश्विक स्तर पर भारत और चीन ही ऐसे दो देश हैं जहां कोयला खान संपत्तियों में निवेश में तेजी आई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईईए के अनुसार भारी निर्भरता को कम करने के लिए दोनों देशों में घरेलू उत्पादन में वृद्धि की गई है। इसकी मांग को देखते हुए कोयले का वैश्विक चरण भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। पिछले साल की वार्षिक बाजार रिपोर्ट कोयला 2021 में हमने कहा था कि वैश्विक कोयले की मांग 2022 या 23 में एक नए शिखर पर पहुंच सकती है, उसके बाद स्थिर हो सकती है। जर्मनी को छोड़कर अधिकांश यूरोपीय देशों में कोयले से बिजली का उत्पादन अधिक नहीं हुआ है। केवल जर्मनी में 10 गीगावाट के साथ एक महत्वपूर्ण पैमाने पर उल्टा है। इसने यूरोपीय संघ में कोयला बिजली उत्पादन में वृद्धि की है, जो कुछ समय के लिए इन उच्च स्तरों पर बने रहने की उम्मीद है। लेकिन आईईए के अनुसार यूरोपीय संघ के कोयले का उत्पादन और मांग 2024 तक जल्द ही नीचे की ओर लौट जाएगी। यह ऊर्जा दक्षता में सुधार और नवीनीकरण के विस्तार के प्रयासों को दोगुना करने के कारण होगा। साल वैश्विक कोयले की मांग 8 अरब टन तक पहुंच गई है। पाकिस्तान अपनी खोखली धमकियों से कतई बाज नहीं आ रहा। अब वहां की मंत्री साजिया मर्री ने भारत को एटम बम की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ युद्ध करने की धमकी भी दी है। साजिया मर्री ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को समर्थन करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वो भारत के खिलाफ ठीक वैसे ही जहर उगलती रही जैसे बिलावल ने उगला था। बिलावल भुट्टो ने भी अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सत्र के इतर एक संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार को महात्मा गांधी के बजाय हिटलर से प्रभावित होने की बात कही थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एस जयशंकर द्वारा पाकिस्तान को फटकार लगाने के बाद बिलावल का यह बयान आया था। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।